द लिविंग वर्ल्ड एडेप्टेशंस एंड क्लासिफिकेशन। यहाँ पे एडेप्टेशन मतलब कोई भी चीज़ को अपनाना है, एंड क्लासिफिकेशन मतलब कोई भी चीज़ को डिटेल में पढ़ना या ब्रीफली पढ़ना उस चीज़ को। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं स्टार्टिंग के लाइन में लेट्स रिकॉल करके दिया है। तो यहाँ पे पूछा है कि इन व्हाट डिफरेंट वेज इज़ द डाइवर्सिटी इन लिविंग थिंग्स सीन। मतलब इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ऐसे कितने तरीके हैं जिसके ज़रिए हम लिविंग थिंग्स में डिफरेंसेस देख सकते हैं या वैरायटीज़ देख सकते हैं। तो इसका जो आंसर है नीचे के पैराग्राफ में दिया है, चलो फिर रीड करते हैं। अ ग्रेट वैरायटी ऑफ प्लांट्स इज़ फाउंड ऑन अर्थ। मतलब अर्थ में बहुत 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 तरीके के अलग अलग तरीके के प्लांट्स मिलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें तो मैंगो, एप्पल, ये जो सब फ्रूट्स है, ऑरेंज, जो डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स है, ये ऑब्वियसली कोई हमें एक पेड़ से नहीं मिलता, ये हमें अलग अलग पेड़ से मिलता है। तो यही जो है वैरायटीज़ है, डिफरेंसेस है प्लांट्स में। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, तो वो हम लोग आगे देखेंगे। आगे क्या दिया है, सम प्लांट्स हैव कलरफुल फ्लावर्स, सम प्लांट्स ग्रो इन वाटर, whereas some are to be found in deserts which have a scarcity of water। मतलब कुछ प्लांट्स के पास कलरफुल फ्लावर्स होते हैं, तो कुछ प्लांट्स पानी में ग्रो करते हैं, तो कुछ प्लांट्स जो है हमें डेजर्ट रीजन में मिलता है जहाँ पे पानी की बहुत कमी होती है। स्कार्सिटी मतलब कोई भी चीज़ की कमी होना। आगे दिया है सम प्लांट्स आर फाउंड ओनली इन स्नोई रीजन्स, सम प्लांट्स कैन नॉट बी सीन विदाउट अ माइक्रोस्कोप, whereas सम आर ह्यूज इन साइज। मतलब कुछ प्लांट्स जो है सिर्फ स्नोई रीजन में मिलते हैं जहाँ पे बर्फ़ गिरते हैं, जो जगह पे बर्फ़ गिरता है ना उससे हम लोग स्नोई रीजन बोलते हैं। तो कुछ प्लांट्स जो है हमें अपने आँखों से नहीं दिखते, वो हमें माइक्रोस्कोप के ज़रिए ही देखना पड़ता है, मतलब वो साइज़ में बहुत माइन्यूट होता है। और कुछ प्लांट्स जो है बहुत बड़े होते हैं। अब यहाँ पे बोला है लाइक प्लांट्स एनिमल्स टू शो डाइवर्सिटी। मतलब जैसे प्लांट्स में ऐसे डिफरेंसेस ऑफ वैराइटीज़ है, कुछ बहुत छोटे, कुछ बहुत बड़े, कुछ कलरफुल फ्लावर्स वाले हैं तो कुछ एक्वेटिक, वैसे ही एनिमल्स में भी ऐसे डिफरेंसेस है, वैराइटीज़ है। सम आर यूनिसेलुलर, अदर्स मल्टीसेलुलर। कुछ एनिमल्स जो है एक ही सेल से बना है, सिंगल सेल से बना है, तो उन्हें हम यूनिसेलुलर बोलते हैं। तो कुछ बहुत सारे सेल से बना है तो उन्हें हम मल्टीसेलुलर बोलते हैं। अब उसमें ह्यूमन बींग्स से लेके सब कुछ आ गया ऑलमोस्ट, तो वो भी आगे देखेंगे। आगे बोला है सम आर वर्टिब्रेट्स वेरस अदर आर इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स ये दो अलग अलग टाइप है। वर्टिब्रेट्स में हम लोग उन एनिमल्स को डालते हैं जिनके पास स्पाइनल कॉर्ड होता है, अपने पीछे के रीढ़ की हड्डी। और इनवर्टिब्रेट्स में हम लोग उस एनिमल्स को डालते हैं जिनके पीछे स्पाइनल कॉर्ड नहीं होता। आगे दिया है दिस वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ वेराइटी ऑफ एनिमल, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल, एम्फीबियन, रेप्टिलियन, एरियल एक्सेट्रा। अब इस लाइन में क्या बोला है, इस ये जो वर्ल्ड है, ये वर्ल्ड में हर जगह पे वैराइटीज़ ही वैराइटीज़ हैं। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो हम जानते हैं कि एनिमल्स जो कि पानी में रहते हैं हम उन्हें एक्वेटिक एनिमल बोलते हैं। सिमिलरली जो लैंड पे रहते हैं हम उन्हें टेरेस्ट्रियल एनिमल बोलते हैं। एम्फीबियन हम उन्हें बोलते हैं जो लैंड और वाटर दोनों जगह में रहते हो। अब एग्जांपल बोले तो क्रोकोडाइल हो गया एम्फीबियन। सिमिलरली टर्टल्स भी होते हैं जो पानी में और लैंड में दोनों जगह में रहते हैं, ये सब एम्फीबियन हो गया। रेप्टिलियन में वो आते हैं जो कि रेंगते हैं, एग्जांपल स्नेक्स, लिजार्ड, ये सब रेप्टाइल्स हैं। एरियल मतलब जो हवा में हो, मतलब बर्ड्स, सब बर्ड्स जो है वो एरियल है। ये इधर तक हो गया एनिमल्स की बात। अभी आगे क्या दिया है, दिस ऑब्जर्वेशन गिव राइज टू द क्वेश्चन हाउ डिड दिस ग्रेट डाइवर्सिटी कम इनटू बीइंग। अब यहाँ पे क्या पूछा है, मतलब ये क्या बोला है यहाँ पे कि ये जो हम लोग ने अब तक पढ़ा डाइवर्सिटी, ये क्या है इतने सारे डाइवर्सिटी, तो ये हम लोग को पढ़ के एक क्वेश्चन माइंड में आता होगा कि ये डाइवर्सिटी आखिर आए कहाँ से। तो वही आगे बोला है, फिर से कैन यू टेल, यहाँ पे दिया है आर दी प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम कश्मीर एंड राजस्थान ऑफ द सेम टाइप, कैन यू इलेबोरेट ऑन एनी डिफरेंसेस बिटवीन द टू। मतलब जो प्लांट्स और एनिमल्स हमें कश्मीर में और राजस्थान में दिखते हैं, क्या वो एक ही प्रजाति के हैं या एक ही टाइप के हैं, क्या तुम उन दोनों के बीच का डिफरेंसेस बता सकते हो। तो इसका जो आंसर है वो नीचे के पैराग्राफ में दिया हुआ है। कॉनिफरस ट्रीज लाइक पाइन एंड डियोडर फ्लरिश इन स्नोई रीजन लाइक कश्मीर, हाउएवर इन द डेजर्ट्स ऑफ राजस्थान प्लांट्स लाइक कैक्टस एंड अकेशिया दैट इज बबूल आर टू बी फाउंड। मतलब कॉनिफरस ट्रीज जैसे कि पाइन हो गया, डियोडर हो गया,
ये हमें सिर्फ स्नोई रीजन्स में दिखते हैं, और स्नोई रीजन ऑब्वियसली कश्मीर में स्नो गिरता है, तो हम उस एरिया को स्नोई रीजन बोलेंगे। जबकि डेजर्ट ऑफ राजस्थान, राजस्थान में डेजर्ट ही डेजर्ट है जहाँ पे पानी की बहुत कमी है, तो ऐसे इलाकों में कैक्टस, एकेशिया, उन्हें हम बबूल बोलते हैं, ऐसे प्लांट मिलते हैं। अब यहाँ पे डेजर्ट का एग्जांपल दिया हुआ है अपने टेक्स्ट बुक में, कैक्टस भी दिख रहा है हमें, और दिख रहा है कि यहाँ पे कोई भी पानी का नामो निशान नहीं है, बस सूखा ही सूखा है। तो ऐसी जगह में कैक्टस, एकेशिया, ऐसे टाइप के प्लांट्स ग्रो होते हैं। अब क्या दिया है यहाँ पे आगे, are to be found. The camel, a desert animal, is not to be found in Kashmir. What is the reason for this difference? अब जो कैमल है वो हम जानते हैं सिर्फ डेजर्ट रीजन में मिलता है और कहीं भी नहीं मिलता, तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? सिंपल है, इसके पीछे का रीज़न आगे दिया हुआ है, जो कि है एडेप्टेशन। एडेप्टेशन मतलब कोई भी चीज़ को अपनाना। अब यहाँ पैरा में क्या दिया है? ग्रेजुअल चेंजेस ऑकर इन द बॉडी पार्ट्स एंड ऑल्सो इन द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म which help them to adjust to their surroundings. Such change are called adaptation. मतलब ग्रेजुअल चेंजेस मतलब चेंजमेंट अपने बॉडी पार्ट में और बिहेवियर में होता रहता है ऑर्गेनिज्म के, जो कि उन्हें हेल्प करता है उनके सराउंडिंग में सर्वाइव करने के लिए। अब अगर मैं इसे आसान भाषा में बोलूँ तो एक एग्जांपल दूंगा। प्रीवियसली हमें पता है कि ह्यूमन बींग्स जो आज हम हैं, हमारे जो पूर्वज है वो बंदर है, तो हम जानते हैं हम बंदर से ही आज इंसान बने। तो कैसे बने? पहले बंदर के पूंछ हुआ करती थी, और पहले बंदर बोल भी नहीं पाते थे आज जैसे हम बोल पाते। तो तभी का क्या सराउंडिंग अलग था, लेकिन फिर धीरे 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 टाइम बीतता गया, उनके साथ भी चेंजमेंट होने लगी, उनके अंदर चेंजमेंट आने लगी। उनके अंदर जो बॉडी पार्ट है, जैसे कि उनका पूंछ, वो पहले पूंछ इस्तेमाल करते थे, फिर धीरे धीरे उन्होंने उसे इस्तेमाल करना छोड़ दिया। वो इस्तेमाल करना क्यों छोड़ दिया? पहले हमारे जो पूर्वज थे वो जंगलों में रहते थे, लेकिन फिर क्या हुआ, जंगलों में आग लग गई। हमें पता है जंगलों में कई बार आग लग जाती है, ट्रीज़ जब टकराते हैं या तूफ़ान गिरती है, लाइटनिंग की वजह से आग लगती है। तो जब आग लग गई जंगलों में, तो हमारे जो पूर्वज थे, जो हमारे मंकीज़ जो थे, वो जंगल से निकल के बाहर आ गए, लैंड में आ गए, लैंड में रहना उन्होंने शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे उन्होंने अपना पूंछ को इस्तेमाल करना छोड़ दिया। तो जब कोई चीज़ को हम लोग इस्तेमाल करना छोड़ देते तो ऑटोमेटिक क्या होता है, बिल्कुल बेजान हो जाती है। और ये सिर्फ एक दो दिन में नहीं होती, कई साल लगते। तो इस दौरान क्या होता है, वो जो पार्ट है वो धीरे धीरे डिग्रेड होना चालू होता है, मतलब वो धीरे धीरे गायब होना चालू होता है। तो यही हुआ एक्चुअली हमारे पूर्वजों के साथ भी। उन्होंने अपने टेल को इस्तेमाल करना छोड़ दिया, तो फिर वो जो टेल था वो धीरे धीरे गायब होते गया, और आगे चल के वो पूरी तरीके से गायब हो गया। और उस टेल को ही हमारे बॉडी में अपेंडिक्स बोलते हैं। इसके अलावा धीरे धीरे जितना टाइम बीतता गया, उनके आसपास का सराउंडिंग भी चेंज होता गया। जैसे कि मैंने बताया कि आग लगने के वजह से वो जंगल छोड़ के लैंड में आ गए, ऐसे ही उनका सराउंडिंग में और चेंजमेंट आने लगा, और उन्होंने अपने बिहेवियर को भी चेंज किया। और ऐसे चेंजमेंट होते 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 आज हम इंसान एकदम कम्प्लीटली ह्यूमन बींग बन गए। तो वही यहाँ पे बोला है, ये जो चेंजमेंट जो कि उनके बॉडी पार्ट्स और उनके बिहेवियर में उन्होंने लाया, अपनाया, उनके सराउंडिंग के हिसाब से, उनके सराउंडिंग में, उनके इन्वायरमेंट में ज़िंदा रहने के लिए, उसी चेंजमेंट को अपनाने को एडेप्टेशन बोलते हैं। और यहाँ पे आगे दिया है, दे टेक प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मतलब ये कोई भी एक दो दिन की बात नहीं है, इसके लिए कई साल लगते, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते या उससे भी ज़्यादा। अब बोला है एडेप्टेशन इन प्लांट्स, यहाँ पे एक टेबल दिया है, क्लासीफाई करने बोला है। ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं। एडेप्टेशन इन एक्वेटिक प्लांट्स, ट्राई दिस बोला है, ये तो ट्राई दिस, ये आगे देखते हैं हम लोग। सम ऑफ द एक्वेटिक प्लांट्स आर फर्मली रूटेड इन द सॉइल एट द बॉटम ऑफ द वाटर बॉडीज, देयर स्टेम्स आर सबमर्ज्ड व्हाइल लीव्स एंड फ्लावर्स फ्लोट ऑन द सरफेस। यहाँ पे क्या बोला है, कुछ एक्वेटिक प्लांट्स रहते, कुछ प्लांट पानी में रहते, पानी में ग्रो होते, जिनके रूट्स जो रहते वो पानी के नीचे जो ज़मीन रहती है ना, उसके अंदर एकदम से अंदर धंसे हुए रहते, और उनका जो बाकी का जो बॉडी रहता है, जो स्टेम एंड लीव्स, वो पानी में फ्लोट करता रहता है। हाँ, यहाँ पे आगे वही दिया है, द स्टेम्स आर सबमर्ज्ड व्हाइल लीव्स एंड फ्लावर्स फ्लोट्स ऑन द सरफेस।
तो यहाँ पे बोला क्या है, कुछ एक्वेटिक प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि सॉइल से, पानी के नीचे के जो सॉइल है वहाँ उनका जो रूट होता है वो सॉइल के अंदर एकदम डीपली रूटेड रहता है, और उस रूट्स के साथ साथ उनका स्टेम भी उसी के साथ सबमर्ज हुआ रहता है, जबकि फ्लावर्स और लीव्स जो है पानी में फ्लोट होता है। अगर हम देखें तो यहाँ पे साइड में दिया है एक्वेटिक प्लांट, ये जो है ना डार्क ग्रीन में प्लांट, ये उसी का एग्जांपल है। ओके, हम लोग आगे देखते हैं क्या है। आगे दिया है, हाउएवर सम प्लांट्स आर एंटायरली अफ्लोट, देयर रूट्स आर नॉट एंकर्ड इन द सॉइल। यहाँ पे मतलब बोला है कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं, यहाँ पे बोला है कि कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं, एक मिनट, कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनका रूट्स और स्टेम जो है सॉइल के अंदर नहीं, पानी के नीचे के सॉइल के अंदर नहीं, पानी में ही फ्लोट होता रहता है। और उसका एग्जांपल हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ प्लांट्स हमें दिख रहे हैं छोटे छोटे, ये लोटस के बाजू वाला, यहाँ से देखो, ये कहीं भी रूट, इनका जो है रूट और स्टेम, ये कहीं भी सॉइल से कनेक्टेड नहीं है, ये पानी में फ्लोट कर रहे हैं। तो ये उसी का एग्जांपल है। अब यहाँ पे आगे क्या दिया है, द सर्फेसिस ऑफ लीव्स एंड स्टेम्स ऑफ मेनी एक्वेटिक प्लांट्स आर कवर्ड विद अ वैक्सी लेयर। द सर्फेसिस ऑफ लीव्स एंड स्टेम्स ऑफ मेनी एक्वेटिक प्लांट्स आर कवर्ड विद वैक्सी लेयर, मतलब ये जो एक्वेटिक प्लांट्स रहते हैं, इनका जो लीव्स रहता है, लीव्स और स्टेम, वो लीव्स और स्टेम के ऊपर वैक्स का एक लेयर रहता है, वैक्स जैसा एक लेयर रहता है। अब वैक्स तो तुम्हें पता ही होगा, जो मोमबत्ती हम लोग घर में जलाते हैं ना, कैंडल्स, उसे वैक्स बोलते हैं। तो वैसा एक लेयर जो है इन एक्वेटिक प्लांट्स के लीव्स और स्टेम के ऊपर रहता है। इसके वजह से ये गीला कम होते हैं, अगर मैं बोलूँ तो पानी के नीचे रहते हैं, पर इनके ऊपर से हम लोग अगर इनको पानी के बाहर निकालें तो ये जल्दी सूख जाते हैं। ऐसा कि वैक्स में हम लोग जानते हैं, पानी हम लोग अगर वैक्स में डालें तो फिर वो पानी एब्जॉर्ब नहीं करता, उससे पानी वो एब्जॉर्ब नहीं करता, वो गिर जाता है पानी, हाँ बोले तो वो स्लिपरी रहता है ऐसा। तो यहाँ पे दिखाया भी एक एग्जांपल, अगर हम लोग देखें तो, हाँ देखो, ये पानी देखो, यहाँ पे ये लीव्स के ऊपर जो ये एक ड्रॉप दिख रहा है, ये स्लैंट है, और ये जो ड्रॉप है ये नीचे गिर जाएगा, क्योंकि जो लीफ है, ये लीफ के ऊपर एक वैक्स का लेयर है, और ये लीफ जो है ये लोटस का ही है, और हमें पता है कि लोटस भी जो है वो पानी में ग्रो होता है, और यहाँ पे दिखाया भी है एग्जांपल, ये लोटस का पिंक कलर का, एक मिनट, हाँ ओके। अभी यहाँ पे आगे क्या दिया है, लीव्स ऑफ सम एक्वेटिक प्लांट्स आर थिन एंड स्लेंडर लाइक अ रिबन, मतलब कुछ प्लांट्स के लीव रहते हैं, कुछ एक्वेटिक प्लांट्स के लीव रहते हैं जो कि बहुत पतला रहता है, रिबन के जैसे। स्लेंडर मतलब भी वो पतला ही होता है, बहुत पतला। दिस शेप हेल्प्स देम टू विथस्टैंड फास्ट करेंट्स ऑफ वाटर। अब यहाँ पे क्या बोला है, करेंट्स ऑफ वाटर। करेंट्स ऑफ वाटर मतलब हम लोग अगर समुंदर को देखें तो वहाँ पे लहरें आती रहती है, तो जो लहरें हैं हम उसे ही करेंट्स बोलते हैं। तो यहाँ पे बोला है, ये जो पतला सा शेप रहता है ना एक्वेटिक प्लांट्स के, पतला सा शेप, ये लीव्स का उनका एकदम पतला जो शेप रहता है एक्वेटिक प्लांट्स के, वो उन्हें हेल्प करता है ये करंट से बचने के लिए। जब लहरें आती है तब हमें पता है कोई भी चीज़ अगर उसके सामने हो तो वो उसे सरका के पीछे लेके चले जाती है, लेकिन ये जो प्लांट्स है एक्वेटिक प्लांट्स, इनके लीव्स इतने पतले होते हैं कि ये लहरों का उन पर कोई असर ही नहीं होता। यूँ कहूँ तो वो लहरें इनको टच करके निकल जाती है, पर वो अपने जगह में पॉज रहते हैं। ओके, आगे क्या बोला है, एयर स्पेसेस इन स्टेम्स एंड पेटियोल्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स आर यूजफुल फॉर फ्लोटिंग इन वाटर। यहाँ पे बोला है एयर स्पेसेस इन स्टेम्स एंड पेटियोल्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स आर यूजफुल फॉर फ्लोटिंग इन वाटर, मतलब ये जो एक्वेटिक प्लांट्स रहते हैं इनके स्टेम्स और पेटियोल्स में एयर स्पेस रहता है, पोर्स रहते हैं, जो कि उन्हें हेल्प करते हैं पानी में तैरने में। यहाँ पे लोटस स्टॉक का एक एग्जांपल देके दिखाया है एयर स्पेस, देखो टेक्स्ट बुक में कैसे उसमें होल्स से, तो वही एयर स्पेस से वो हेल्प करता है वो हेल्प करता है उस प्लांट को पानी के ऊपर तैरने में।
अब तुम्हें देखा ही होगा कि लोटस जो है वो पानी के ऊपर तैरता है। तो वो कैसे क्यों तैरता है, वो इसी वजह से तैरता है क्योंकि ये एयर स्पेसेस जो है वो उन्हें हेल्प करता है तैरने में। और पेट्रियोल्स क्या होता है वो मैं दिखाता हूँ। हाँ देखो, यहाँ पे पेट्रियोल लिखा हुआ है, गौर से देखो। तो पेट्रियोल जो होता है ना, वो ये लीफ, प्लांट के लीफ और स्टेम के बीच के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं, क्या बोले, तो जो लीफ जो है उसका जो स्टॉक है ना स्टेम से, उस पोर्शन को हम लोग पेट्रियोल बोलते हैं। ओके। अब यहाँ पे आगे दिया है एडेप्टेशन इन डेजर्ट प्लांट्स, मतलब डेजर्ट प्लांट ने क्या चेंजमेंट अपनाई। यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट दिया है, करके देख लेना, करना है तो हम लोग आगे देखते हैं। डेजर्ट प्लांट्स आर either leafless or either leaves are like small needles or have been modified into thorns। तो जो डेजर्ट में जो प्लांट होते हैं, जैसे कि ऊपर हमने देखा कैक्टस और बबूल का एग्जांपल दिया था, कैशिया। तो यहाँ पे बोला है कि डेजर्ट में जो प्लांट्स होते हैं उनके पास या तो लीफ रहता है, मतलब वो तो या तो उनके पास लीफ नहीं रहता या फिर उनके पास कांटे रहते हैं। कांटे रहते हैं मतलब जो लीफ जो रहता है ना वो कांटे के जैसा रहता है, नीडल्स, सुई। और या फिर वो मॉडिफाइड इनटू थॉर्न्स, मतलब या तो फिर वो सुई जैसे रहते हैं उनके लीव्स, या फिर वो थॉर्न्स में मॉडिफाइड हो गए, अपग्रेडेड हो गए थॉर्न्स में। अब थॉर्न्स मतलब कुछ नहीं है, कैक्टस के ऊपर जो कांटे हम लोग देखते हैं ना, इससे ही हम लोग थॉर्न्स बोलते हैं। इन शॉर्ट, जो डेजर्ट में प्लांट्स रहते हैं उनके पास लीफ नहीं रहते, उनके पास कांटे होते हैं लीफ के जगह पे। आगे क्या दिया है, एज ए रिजल्ट दे लूज़ वेरी लिटिल वाटर बाय इवापोरेशन। अब हमें पता है कि कोई भी प्लांट के पास लीफ होता है तो उसका इवापोरेशन प्रोसेस भी उस लीफ के ज़रिए ही होता है। तो इन डेजर्ट रीजन में जो प्लांट होते हैं, कैक्टस, इनके पास लीफ ही नहीं होता। तो लीफ ना होने की वजह से इनके अंदर जो इवापोरेशन प्रोसेस होता है वो भी बहुत कम होता है, एकदम ही कम। इसके लिए हम लोग कहते हैं ना, डेजर्ट रीजन में कैक्टस को पानी का ज़रिया बोलते हैं। या फिर जब किसी का गला सूख जाता है डेजर्ट रीजन में, तो कैक्टस को काट के वो उसके अंदर का पानी पीता है। उन्होंने देखा भी होगा कई बार, डिस्कवरी में ये सब दिखाते हैं वैसे तो। हाँ, तो आगे देखते। द स्टेम स्टोर्स वाटर एंड फूड एंड इट देयरफॉर फ्लैशी। द स्टेम आर ग्रीन एज दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इन द एब्सेंस ऑफ लीव्स। ठीक है, अब इनके पास लीव होता नहीं है तो इनके पास बचता क्या है, स्टेम। स्टेम मतलब इनका जो पूरा बॉडी पार्ट है, ये पूरा जो ग्रीनरी है। तो ये जो स्टेम है ये इनके अंदर ही पानी और फूड को स्टोर करके रखते हैं। और ये फ्लैशी होता है, फ्लैशी होता है मतलब शाइनी होता है, शाइनी होगा ऐसे ही बोले तो। और ये पूरा ग्रीन कलर का होता है, देख ही सकते हो जो कैक्टस जो है वो पूरा ग्रीन कलर का है। तो ये जो फूड प्रिपेयर करते हैं वो भी, ये भी फूड, ये इज़ अ टाइप ऑफ प्लांट और ये ऑटोट्रॉपिक है, तो ये भी खुद का फूड खुद ही बनाते हैं। और हमें पता है कि कोई भी प्लांट फूड कैसे बनाता है, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के लिए पहली बात तो लीव्स का होना बहुत ज़रूरी होता है, पर इनके पास लीव्स है नहीं। उसके बदले इनका जो पूरा स्टेम है वही ग्रीन कलर का है। ग्रीन कलर मतलब कि इनके पास पूरे जो स्टेम है उस पूरे स्टेम में क्लोरोफिल प्रेजेंस है। और इन क्लोरोफिल की वजह से ये लोग फोटोसिंथेसिस, ये प्रोसेस को करते हैं और फूड एंड वाटर प्रिपेयर करके अपने ही स्टेम में स्टोर करके रखते हैं। अब यहाँ पे आगे क्या दिया है, देयर रूट्स पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल इन सर्च ऑफ वाटर। मतलब इनका जो रूट्स है, अब हमें पता है कि डेजर्ट एरिया में पानी बहुत ही कम मिलता है, वहाँ पे स्कैरसिटी ऑफ वाटर रहता है। वैसे जगह में ऐसे प्लांट्स बिना पानी के ग्रो होते हैं। बिना पानी मतलब 3-4 साल में एक आध बार बारिश होती है, तो ऐसे में वहाँ पे अमाउंट ऑफ वाटर बहुत ही कम रहता है। पर ये प्लांट्स जो है वैसे जगह में ग्रो होते हैं। इसके लिए जो इन्हें पानी की ज़रूरत पड़ती है, वो पानी को पाने के लिए ये प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं वो ज़मीन के अंदर बहुत दूर दूर तक फैल जाते हैं। पानी के तलाश में ये बहुत दूर दूर तक जा सकते हैं। इनके रूट्स में वो कैपेसिटी होती है एज़ कम्पेयर टू अदर प्लांट्स। ये प्लांट्स में ये इनकी बहुत बड़ी
ताकत है, मैं बोलूँ तो पानी के खोज में ये अपना रूट्स को इतना इतना दूर दूर तक फैलाते कि मैं उसका फ़ोटो ही दिखा देता हूँ कैसा होता है। अब देखो यहाँ पे कैक्टस दिख रहा है ये बड़ा वाला, इसके रूट्स देखो कितने दूर तक फैले, बहुत दूर तक फैले। तो ऐसे एक कैक्टस के इतने इतने दूर दूर तक रूट्स ये फैलते जाते जब तक कि इन्हें पानी नहीं मिलता नीचे सॉइल के। तो ये बस एग्जांपल था, आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, यहाँ पे आगे क्या दिया है, देयर इज़ ए थिक लेयर ऑफ अ वैक्सी सब्सटेंस ऑन द स्टेम्स ऑफ दिस प्लांट्स टू। मतलब ये जो स्टेम है, स्टेम इनके जो स्टेम है, इनके स्टेम में भी वैक्सी मतलब वैक्स के ऐसा कोई सब्सटेंस बहुत ही थिक लेयर से कवर्ड है। मतलब वैक्स के जैसा ही कोई सब्सटेंस है, यहाँ बोले तो वैक्सी है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इनके स्टेम में कवर किया गया है। बस इतना यहाँ पे बताया। अब हम आगे देखते हैं, एडेप्टेशन इन प्लांट्स ऑफ स्नोई रीजन। देखो यहाँ पे डिओडर का एग्जांपल दिया है, हमने ऊपर पढ़ा था ना डिओडर एंड पाइन, तो उसका यहाँ पे एग्जांपल दिया है डिओडर दिखता कैसा है, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो टॉपिक में दिया है एडेप्टेशन इन प्लांट्स ऑफ स्नोई रीजन, मतलब जो चेंजमेंट जो कि स्नोई रीजन के प्लांट ने अपने अंदर अपनाया। प्लांट्स ऑफ स्नोई रीजन मेनली इंक्लूड कनिफर्स लाइक डिओडर एंड पाइन। ये कनिफरस टाइप ऑफ प्लांट है, मतलब एक प्लांट का प्रजाति बोलते हैं, और उस प्रजाति में डिओडर पाइन ये सब ट्रीज आते हैं। ठीक है, दिस ट्रीज आर conical in shape due to their sloping branches. In the heavy rainfall and extreme cold in these regions, their conical shape prevents the snow from accumulating on the tree and the thick bark helps the tree to withstand the cold. मतलब ये जो ट्रीज़ है ये शेप में, इनका जो शेप है वो कोन जैसा है। अगर तुम ध्यान से देखो डायग्राम को तो ये एक बड़ा सा कोन दिख रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम ये कोनिकल शेप में है। और इस शेप का वजह से इसके जो ब्रांचेस है, यहाँ पे दिया है ब्रांचेस, ये सर्कल के अंदर जो दिया है, ये ब्रांचेस देखो स्लैंटिंग पोजीशन में है, मतलब ये टेढ़े हैं, सीधा सीधा नहीं है। इसके जो ब्रांचेस है स्लैंट पोजीशन में, स्लोप में। In the heavy snowfall and extreme cold in this region, the conical shape prevents the snow from accumulating on the tree and the thick bark help to tree. Okay. अभी ये स्नोई रीजन में होते हैं पाइन डिओडर, और ये कोनिकल इन शेप होता है। कोनिकल शेप के होने की वजह से इनके जो ब्रांच है वो भी स्लोप में रहते हैं, यानी कि स्लैंटिंग रहते हैं। अब स्लैंट में हम जानते हैं, अगर हम लोग स्लाइड में बैठे तो हम लोग ऊपर से जब नीचे आते या फिर हम लोग स्लाइड के वो स्लोप वाले पोजीशन में बैठते हैं तो ऑटोमेटिक हम लोग नीचे फिसल के गिरे जाते हैं। तो सेम केस यहाँ पे भी अप्लाई होता है। जब स्नोफॉल होता है ना, ऊपर से बर्फ़ नीचे जब गिरती है, तो जब इन पेड़ों के ब्रांचेस पे गिरती है, इन ब्रांचेस पर जब गिरती है तब स्लोप होने की वजह से वो बर्फ़ ऑटोमेटिक अपने आप ही नीचे गिर जाती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, इन पेड़ों पर बर्फ़ नहीं जमती, मतलब आफ्टर सर्टन टाइम वो बर्फ़ अपने आप नीचे गिर ही जाती है। और स्नोई रीजन में बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होता है, तो वैसे टाइप का केसेस में उस स्नो को झेलने के लिए भी नीचे की बेस मजबूत होना ज़रूरी होता है। तो इसीलिए ये जो नीचे का बेस मतलब ये जो ट्रीज़ जो है खड़े जो है वो बार्क मतलब ये ब्राउन कलर का पोर्शन ये भी मजबूत होना ज़रूरी है। अगर ये मेन बार्क मेन जो है स्टेम अगर वो ही मजबूत नहीं हुआ तो ये हेवी स्नोफॉल होने की वजह से ये पेड़ अपने आप नीचे गिर जाएगा। तो इसके लिए इनके जो बार्क जो है मतलब ये ब्राउन वाला पोर्शन लंबा जो ब्राउन है ये बहुत ही मजबूत होता है, जिसकी वजह से हैवी से हैवी स्नोफॉल भी ये झेल लेते हैं और बर्फ़ भी इनके ऊपर स्टोर नहीं होती क्योंकि इनके जो ब्रांचेस है वो स्लैंट पोजीशन में। अब हम लोग आगे देखते हैं। एडेप्टेशन इन प्लांट्स ऑफ फॉरेस्ट रीजन्स। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है, अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स ट्रीज shrubs and herbs are found in the forest। हमें पता है ट्रीज़ मतलब पेड़ होते हैं, shrubs मतलब छोटे छोटे पेड़, बहुत छोटे पेड़, और herbs मतलब मेडिकल
प्लांट, मेडिसिनल प्लांट। अभी जैसे कि आ गए उसमें तुलसी, नीम, आंवला, तो ये सब जो है ये सब हर्ब्स है। एंड श्रब्स का फ़ोटो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, 1 मिनट। हाँ देखो, ये जो है ना ये श्रब्स है, ये सभी प्लांट्स ही हैं, पर इनकी हाइट बहुत ही कम है एज़ कंपैरिजन टू बड़े बड़े ट्रीज़ एंड ऑल। तो ये भी ट्रीज़ ही है, पर ये छोटे ट्रीज़ हैं, इन्हें हम लोग श्रब्स कहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया है, दिस प्लांट्स compete amongst themselves for sunlight। अब इस सेंटेंस का मतलब पहले समझते हैं। यहाँ पे बोला है कि ये जो प्लांट्स रहते हैं, ये मतलब ये जो ट्रीज़ हम लोग देखते हैं फॉरेस्ट में, इन इन ट्रीज़ के बीच में ही कंपटीशन होता है आगे बढ़ने के लिए। अब हम लोग के बीच कैसा कंपटीशन होता है रैंकर्स के लिए कि मैं ज़्यादा नंबर लाऊंगा, ऐसे ही इनमें भी कंपटीशन होता है ऊपर 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 बढ़ने के लिए। अब ये लोग ऊपर क्यों बढ़ते हैं, अगर हम लोग एक एग्जांपल देता हूँ मैं। तुमने देखा होगा या फिर तुम ट्राई करना ऐसे ही, सुबह के टाइम पे कोई भी एक प्लांट लो और उसे हाफ सनलाइट के पोर्शन में और हाफ शैडो पोर्शन में रखो। मतलब उसे ऐसे पोजीशन में रखो कि उसे हाफ सनलाइट मिले और हाफ छाँव मिले। तो उस पौधे को वैसे ही 1 महीने के लिए छोड़ दो। तो 1 महीने के बाद तुम देखोगे वो जो पौधा है वो स्ट्रेट था, तो 1 महीने बाद वो अपने आप मुड़ जाएगा, सनलाइट की ओर मुड़ जाएगा, देखोगे वो टेढ़ा हो चुका होगा। तो क्यों होता है, क्योंकि उसे सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है। और सनलाइट की ज़रूरत उसे क्यों पड़ती है, क्योंकि उसे फूड प्रिपेयर करना रहता है फोटोसिंथेसिस के ज़रिए। तो इसके लिए वो जो है वो टेढ़ा हो जाता है। तो वही यहाँ पे बोला है, फॉरेस्ट में वैसे ही बहुत सारे पेड़ होते हैं, तो उन पेड़ों के पत्तियों को सनलाइट मिलना, इतने सारे पेड़ होने की वजह से सनलाइट मिलना बहुत ही नामुमकिन सा हो जाता है। तो उनके पास एक ही रास्ता रहता है, वो है ऊपर बढ़ते रहना। जितना वो लोग ऊपर रहेंगे उतना अच्छा उन्हें सनलाइट मिलेगी। तो इसके लिए उनके बीच भी है कंपटीशन होता है एक टाइप से ऊपर बढ़ने का। इसलिए अगर हम लोग कभी फॉरेस्ट में जाते हैं ना, तब हम लोग इतना बड़े बड़े लंबे लंबे पेड़ देखते हैं, जो कि नॉर्मल अपने पेड़ से बहुत बहुत मतलब थोड़े भी पर बड़े ज़रूर होते हैं एज़ कंपैरिजन टू हमारे बगीचे में जो पेड़ होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। Hence, trees grow tall to get sunlight and climbers and vines grow to a great height with the support of the trees। हाँ, तो यहाँ पे भी वही बोला है कि ये कंपटीशन होने के वजह से सनलाइट मिलने की कंपटीशन होने की वजह से ये जो ट्रीज़ है फॉरेस्ट के, ये बहुत ही ऊंचे ऊंचे हाइट तक ग्रो कर जाते हैं, मतलब बढ़ जाते हैं। और क्लाइंबर्स और वाइन्स जो रहते हैं वो इनके सपोर्ट लेके बहुत ऊंचे ऊंचे तक बढ़ते हैं। अब क्लाइंबर्स एंड वाइन्स मतलब हमें पता है जो कि दूसरे पेड़ के सहारे ऊपर बढ़ता है। मतलब क्रीपर्स अगर मैं बोलूँ तो पम्पकिन देखा होगा, तो वो अपने आप ऊपर नहीं बढ़ता, उसे एक सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो उसे क्लाइंबर्स बोलते हैं। अब वाइन्स जो है वो भी मैं तुम्हें दिखाता हूँ, मेरे पास उसका भी फ़ोटो है। इन्हें वाइन्स बोलते हैं, ये जो फ़ोटो दिख रही है ना इसे वाइन्स बोलते हैं। मतलब पत्तियों का वो झोड़ जैसा रहता है ना, वो वाइन्स होता है। ये जो रहते हैं क्लाइंबर्स और वाइन्स, इन्हें ऊपर बढ़ने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, ये अपने आप ऊपर नहीं बढ़ सकते। तो फॉरेस्ट में क्या होता है, पेड़ जो है वो बहुत बहुत ऊंचे ऊंचे हाइट तक जाता है, तो ये क्लाइंबर्स और वाइन्स भी उनका मदद लेके उनके सपोर्ट से उतने ऊंचे ऊंचे तक बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं वहाँ पे क्या, यहाँ पे आगे बोला है, स्प्रिंग लाइक टेंड्रिल्स ऑफ द स्टेम ऑफ सम क्लाइंबर्स इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एडेप्टेशन। स्प्रिंग लाइक टेंड्रिल्स मतलब स्प्रिंग के जैसे एक चीज़ कुछ क्लाइंबर्स के स्टेम में अपीयर होता है, जो कि एग्जाम्पल है एडेप्टेशन के। अब ये टेंड्रिल्स क्या है, कैसा दिखता है, वो मैं अभी दिखाता हूँ, 1 मिनट। हाँ, ये जो है ना इसे टेंड्रिल्स बोलते हैं, और ये तुम देखोगे तो ये स्प्रिंग के जैसे राउंड राउंड शेप में। तो क्लाइंबर्स जो होते हैं ना, जैसे कि पम्पकिन हो गया, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, तो उनके उनके अंदर मतलब उनका जो स्टेम है उससे ही ये सब चीज़ें
जो है दिखाई देते हैं। मतलब कहूँ तो ये एडेप्टेशन है और ये चीज़ वो अपनाए रहते हैं। मतलब उनके स्टेम में हमें ऐसे स्प्रिंग जैसे टेंड्रिल्स हमें देखने को मिलते हैं। तो ये एक एग्जांपल है एडेप्टेशन का। अब आगे देख, तो ये हो गया एडेप्टेशन इन प्लांट्स ऑफ फॉरेस्ट रीजन। अब आगे देखते हैं एडेप्टेशन इन ग्रासलैंड प्लांट्स। डाइवर्स टाइप्स ऑफ बुशेस एंड ग्रासेस आर फाउंड इन ग्रासलैंड। मतलब ग्रासेस और बुशेस में भी बहुत सारे वैरायटीज़ है, जैसे कि फाइबरस रूट्स ऑफ ग्रास प्रिवेंट सॉइल इरोजन। मतलब जो रूट फाइबरस होता है वो सॉइल इरोजन होने से रोकता है। वैसे ही ग्रासेस इन इक्वेटोरियल रीजन आर वेरी टॉल। एनिमल्स लाइक टाइगर, एलिफेंट्स एंड डियर कैन रिमेन हिडन इन दिस ग्रासेस। मतलब जो घास रहती है इक्वेटोरियल रीजन के, वो बहुत ही लंबे लंबे होते हैं। और एनिमल्स जैसे कि टाइगर, एलिफेंट, डियर, ये सब जो एनिमल्स है ये वहाँ पे उन घासों के अंदर बहुत ही आसानी से छुप सकते हैं। अगर तुमने डिस्कवरी चैनल में देखा होगा कि टाइगर जब शिकार करता है किसी हिरन का, तो कैसे छुपा हुआ रहता है घास के बीच में। तो वही जो घास है वही इक्वेटोरियल रीजन के घास है जो कि बहुत ही लंबे होते हैं। अब आगे क्या दिया है, हाउएवर ग्रासेस इन कोल्ड रीजन आर वेरी शॉर्ट। मतलब जो ग्रास जो है, जो घास कश्मीरी इलाके या जहाँ पे ठंडा रहता है, जैसे कि ट्रॉपिकल एरिया में, ट्रॉपिकल नहीं, टेम्परेट एरिया में, तो वहाँ पे जो है बहुत ही ठंडा रहता है एज कम्पेरिजन टू इक्वेटोरियल रीजन। तो वहाँ पे जो ग्रास जो है वो छोटे छोटे होते हैं। एनिमल्स लाइक द रैबिट आर फाउंड इन सच ग्रासेस। वास्ट मेडोज आर फाउंड इन हिली एरियाज एज वेल एज प्लेन्स। अब यहाँ पे बोला है वास्ट मेडोज आर फाउंड इन हिली एरियाज एज वेल एज प्लेन्स। ये है मेडो। मेडो मतलब एक बहुत खुला एरिया जहाँ पे हर्ब्स और वुडी प्लांट्स, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स मिलते हैं बहुत ही बड़े एरिया में, इंक्लूडिंग ग्रासेस। उसे ही हम लोग मेडो बोलते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो यहाँ पे क्या बोला था, और वास्ट मेडोज आर फाउंड इन हिली एरियाज एज वेल एज प्लांट्स। मतलब हिली एरिया में या प्लेन में हम लोग देख सकते हैं। हिली एरिया मतलब हिली रीजन, वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि बहुत बड़ा खुला एरिया है और वहाँ पे ग्रासेस है, तो उससे ही हम लोग मीडो बोलते हैं। तो वही बस यहाँ पे बोला है कि ऐसे बड़े बड़े मीडोज हमें हिली रीजन पे और प्लेन रीजन्स में मिलते हैं। प्लेन रीजन मतलब ऐसे नॉर्मल रीजन, नथिंग एल्स, बहुत खुला एरिया, प्लेन नॉट हिली एरिया, दैट्स इट। यहाँ पे बोला है एडेप्टेशन फॉर इंजेक्शन ऑफ फूड्स इन प्लांट्स। अब यहाँ पे क्या बोला है, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर एंकर्ड इन द ग्राउंड एंड आर ऑटोट्रॉपिक। मतलब बहुत सारे प्लांट्स जो है उनके रूट्स नीचे सॉइल से डीप थे, सॉइल से कनेक्टेड है, और वो ऑटोट्रॉपिक है, मतलब वो अपना खाना खुद बनाते हैं। जबकि कुछ प्लांट्स है जैसे कि डॉडर, जिसे कस्क्यूटा भी बोलते हैं, वो पैरासाइटिक होते हैं। यहाँ पे फोटो दिया है कस्क्यूटा का। पैरासाइटिक मतलब जो प्लांट्स, पैरासाइट का मतलब है जो थिंग, जो एनिमल या कोई भी लिविंग थिंग जो अपने ज़िंदा रहने के लिए दूसरों पर डिपेंड करती है, वो होता है पैरासाइटिक। अब यहाँ पे प्लांट्स में बोला है डॉडर जो है वो पैरासाइटिक है। मतलब वो अपने खाने के लिए, अपने ज़िंदगी के लिए, अपने जीने के लिए वो दूसरे प्लांट्स पर डिपेंड रहता है। वो खुद से कुछ भी खाना नहीं बना सकता। आगे दिया है द प्लांट बॉडी ऑफ डॉडर कंसिस्ट ऑफ येलो वायर लाइक स्टेम्स। इट इज़ लीफलेस एंड कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। मतलब ये जो डॉडर है कुस्क्यूटा, इसका जो बॉडी है वो येलो वायर के जैसे है, और इसका कोई भी पत्ता वित्ता कुछ नहीं है पूरे बॉडी में। तो बिना पत्ते के ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर सकता। दिखाता हूँ, ये जो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में दिया है कुस्क्यूटा का डायग्राम, तो यहाँ पे ये येलो वायर लाइक तुम्हें रिंग दिख रहा होगा, बहुत सारे वायर्स, येलो वायर्स, यही है कुस्क्यूटा। इनके पास कोई लीव्स नहीं है, कुछ नहीं है, ये खुद से फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर सकते, तो इसके लिए दूसरों पर डिपेंड रहता है। यहाँ पे आगे दिया है हाउएवर इट हैज़ होस्टोरियल, मतलब सकिंग रूट्स फॉर एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट प्लांट।
दिस रूट्स पेनिट्रेट अप टू द कंडक्टिंग वेसल्स ऑफ द होस्ट प्लांट टू एब्जॉर्ब वाटर एंड फूड। तो इस यहाँ पे क्या बोल रहा है, इनके पास फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए लीव्स तो नहीं होते, पर इनके पास अब सकिंग रूट्स होता है। सकिंग रूट्स मतलब अगर तुम मच्छर को देखते हो तो मच्छर हमें काटती नहीं है, वो हमें सक्स करती है। एक मिनट, तो हमें सक करती है। तो वैसे ही ये जो प्लांट्स है इनके रूट्स भी सक्स करती है न्यूट्रिएंट्स होस्ट प्लांट से, जो कि इस प्लांट को चाहिए रहती है ज़िंदा रहने के लिए। मतलब कि ये जो क्विस्केटा है, यहाँ पे डायग्राम में देखो, ये क्विस्केटा जो है, ये इसके पीछे जो प्लांट है ग्रीन कलर के पत्ते उत्ते वाला, उस प्लांट को कैसे जकड़े हुए हैं, और उसके एंड्स देखो, उसके एंड्स मतलब उसके जो रूट्स है वो उस प्लांट के अंदर है। कंडक्टिंग वेसल मतलब वो प्लांट जहाँ से अपना खाना अपना पानी दूसरे पोर्शन में पहुँचाता है, उससे हम लोग कंडक्टिंग वेसल्स बोलते हैं। वो आगे आएगा। तो ये जो कुस्केटा है, ये कुस्केटा जो है अपने रूट्स को अपने होस्ट प्लांट मतलब वो प्लांट जिस पर ये डिपेंड करता है अपने खाने पीने के लिए। तो कुस्केटा जो है ये अपना रूट्स अपने होस्ट प्लांट के कंडक्टिंग वेसल में घुसा देता है, और वहाँ से अपने होस्ट प्लांट का जो फूड और वाटर है उसे सक करके खुद के अंदर खींच लेता है। मतलब अगर मैं सादे भाषा में कहूँ तो ये जो प्लांट है कुस्केटा, ये अपने होस्ट के अंदर अपने रूट्स को घुसा देता है, और वहाँ से अपने होस्ट का जो खाना पानी जो वो अपने लिए स्टोर किया हुआ रहता है उसे सक करके खुद अपने अंदर खींच लेता है। बस ये यहाँ पे बोला है आसान भाषा में। अब आगे देखते हैं। दिस रूट्स पेनिट्रेट अप टू द कंडक्टिव वेसल ऑफ द होस्ट टू ऑब्जर्व। ओके, आगे दिया है फंगाई डू नॉट हैव क्लोरोफिल एंड कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम द स्टार्ची फूडस्टफ्स लाइक भाकरी एंड ब्रेड। तो फंगाई जो है, जो कि फंगस ही होता है, वो उनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, तो बिना क्लोरोफिल के वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर सकते। तो खाने के लिए और ज़िंदा रहने के लिए वो दूसरे चीज़ पर डिपेंड रहता है। और दूसरी चीज़ क्या होती है, वो भाकरी और ब्रेड जैसे फूड स्टफ पर डिपेंड रहती है जिनके पास स्टार्च हो। स्टार्च मतलब शुगर, कार्बोहाइड्रेट मतलब चीनी। तो वो ऐसे फूड पर डिपेंड रहती है जिनके पास चीनी हो, मतलब जिनके अंदर चीनी हो या जिसके अंदर चीनी हो, कार्बोहाइड्रेट का मात्रा ज़्यादा हो, जैसे कि भाकरी ब्रेड ये हो गया। तो देखोगे अगर हम लोग भाकरी ब्रेड ये सब चीज़ को बहुत दिन तक ऐसे ही रख दे, या फिर ब्रेड का अगर एग्जांपल दूँ तो एक्सपायरी डेट होने के 2-3 दिन बाद हमें देखने को मिलती है कि उसके ऊपर एक वाइट लेयर है। तो वो जो लेयर आती है वो उसे ही फंगाई बोलते हैं। वो इन ऐसे चीज़ों पर, ऐसे फूड स्टफ पर, ऐसे खाने पर डिपेंड रहती है अपने खुद के खाने के लिए या ज़िंदा रहने के लिए। यहाँ पे आगे दिया है दे हैव रूट लाइक फाइबर्स फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। मतलब ये जो फंगाई रहती है इनके पास फोटोसिंथेसिस के क्लोरोफिल नहीं रहती है, तो ये स्टार्ची फूड स्टफ पर डिपेंड रहती है अपने खाने के लिए। स्टार्ची फूड स्टफ मतलब वो खाना जिसमें शुगर इन्वॉल्व हो, या जिस खाने में शुगर हो, अगर सादे भाषा में बोलूँ तो ये फंगाई उन खानों पर ग्रो होती है, और ग्रो होने के बाद इनका जो रूट है वो रूट के ज़रिए ये उन खाने के अंदर से फाइबर्स को एब्जॉर्ब कर देते हैं। इन शॉर्ट ये फंगाई स्टार्ची फूड स्टफ पर ग्रो होती है और अपने रूट्स के ज़रिए उनके अंदर से फूड सक करके ले लेती है। अब आगे दिया प्लांट्स नीड नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम फॉर ग्रोथ। प्लांट्स को नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम ये सब एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है ग्रो होने के लिए, बढ़ने के लिए। जैसे हमें जागने के लिए, काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है ना, जो हमें खाने से मिलती है, खाना, रोटी, चावल ये सब, वैसे ही प्लांट को भी बढ़ने के लिए नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है।
Plants that grow in soil which is deficient in nitrogen, like Drosera, Venus flytrap, pitcher plant, etc., fulfill their needs for nitrogen by consuming insects. मतलब प्लांट्स जो कि ऐसे सॉइल में, ऐसे मिट्टी में ग्रो होती है जहाँ पे नाइट्रोजन की बहुत कमी होती है या फिर नाइट्रोजन होती ही नहीं है, वहाँ पे ड्रॉसेरा, वेनस फ्लाइट्रैप, पिट्सर प्लांट, ये जो प्लांट रहते हैं ये नाइट्रोजन को लाने के लिए या नाइट्रोजन की कमी को पूरी करने के लिए इंसेक्ट्स को खा लेती है। यहाँ पे टेक्स्ट बुक में तुम्हारे दिया है विनस फ्लैटरैप कैसा दिखता है, तो देख सकते हो उसके बड़े बड़े दांत है। तो जब कोई इंसेक्ट इसके आसपास जाती है तो ये जो ये उस इंसेक्ट को खा लेती है और खा के नाइट्रोजन उसके अंदर से अपने लिए ले लेती है, उसके अंदर से नाइट्रोजन जो है वो अपने लिए ले लेती है, और कहूँ तो खा के उसे नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देती है। ऐसा ही कुछ रहता है प्रोसेस, पर इन शॉर्ट ये नाइट्रोजन की कमी को इंसेक्ट्स खा के पूरी करते हैं। आगे दिए एडेप्टेशंस आर सीन इन दिस प्लांट्स विच सर्व टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स एंड होल्ड देम कैप्टिव। ओके, हाँ, तो यहाँ पे क्या दिया है, इनके अंदर कैसे अभी एडेप्टेशन मतलब चेंजमेंट को अपनाना। तो यहाँ पे इनके अंदर ये चेंजमेंट को हम लोग देख सकते हैं कि इनके पास पहले नाइट्रोजन की कमी थी, तो नाइट्रोजन की कमी होने की वजह से ये ठीक से बढ़ नहीं पाते थे, क्योंकि प्लांट को ग्रो होने के लिए नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम ये तीनों चीज़ होना बहुत ही ज़रूरी है, एसेंशियल है। तो नाइट्रोजन की आपूर्ति होने की वजह से ये उसकी कमी को पूरी करने के लिए इवॉल्व हुए मतलब अपग्रेडेड हुए, इनके अंदर चेंजमेंट आई कैसे आई, तो जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया फ्लाई ट्रैप, विनस फ्लाई ट्रैप, इनके 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 पास दांत आई, इनमें चेंजमेंट आई, इनके पास से स्मेल निकलने लगी जो कि इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करती थी। कोई भी बाजू से अगर इंसेक्ट जाती थी तो वो उसे अट्रैक्ट करती थी इनके पास आके बैठने में, या अगर कहूँ तो इनके अंदर वो चेंजमेंट अपनाया सराउंडिंग ने। हाँ, तो देखो इनके पास नाइट्रोजन की कमी थी, तो उस कमी को पूरी करने के लिए इन्हें कोई ना कुछ तो करना था। तो ये सराउंडिंग में मतलब इनके इन्वायरमेंट में ज़िंदा रहने के लिए इन्होंने अपने अंदर चेंजमेंट लाया, या इन्होंने चेंजमेंट को अपनाया, जो कि अचानक से नहीं बहुत सालों से हुआ। वो चेंजमेंट ये हुआ कि इनके पास वो एबिलिटी आ गई जो कि इनके आसपास से जाने वाले किसी भी इंसेक्ट को अपने ओर अट्रैक्ट करती, और जैसे ही इंसेक्ट इनके पास जाती वो इन्हें खा लेते और खा के अपने नाइट्रोजन की कमी को पूरी करते। बस वही यहाँ पे बोला है, यही चेंजमेंट है जो कि इन्होंने अपनाया। अब आगे हम लोग देखेंगे एडेप्टेशन इन एनिमल्स। मेक अ लिस्ट ऑफ एनिमल इन योर सराउंडिंग, compare the diversity of animals listed by our friends. Okay. As compared to terrestrial animal, यहाँ से देखते हैं, as compared to terrestrial animals, the skin and body shape of aquatic animals appear to have undergone changes. Fishes have scales on the skin and fins on the body. यहाँ पे बोला है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स से अगर हम कंपेयर करें तो स्किन और बॉडी शेप जो एक्वेटिक एनिमल्स के होते हैं वो बहुत ही अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। जैसे कि मछलियों के पास स्केल्स होते हैं, शाइनी स्केल्स, यहाँ पे दिया भी है स्केल्स क्या होता है, और तुम लोगों ने देखा भी होगा उनके स्किन में। उनके पास फिन्स होते हैं जो कि उन्हें तैरने में हेल्प करता है। ऑन द बॉडी, द बॉडी टैपर्स टूवर्ड्स बोथ इट एंड, मतलब उनका जो बॉडी है वो, अगर तुम ये फिश का देखोगे यहाँ पे एग्जांपल में जो दिया है, दोनों साइड से वो पॉइंटेड है। ध्यान से देखो, उसके मुंह के साइड से भी वो कोन एरो जैसा बना रहा है स्ट्रक्चर, ऊपर से और नीचे से पॉइंट बना रहा है, और उसके टेल में भी वो पॉइंटेड बना रहा है, मतलब दोनों साइड से वो पॉइंटेड है। लाइक अ स्पिंडल, फिश ब्रीथ विथ गिल्स इंस्टेड ऑफ अ नोज। ओके, फिश जो है अपने गिल्स से ब्रीथ करते हैं, मतलब उनके साइड में यहाँ पे दिया भी है गिल्स क्या है। मछलियों के मुंह के पास गिल स्लिट्स होते हैं, तो वो वहाँ से ब्रीथ करते हैं, ना कि अपने नाक से।
यहाँ पे क्या बोला, देयर आइज हैव ट्रांसपेरेंट आईलिड्स, मतलब उनके आँख में, मतलब उनका आँख को आर पार देख सकते हैं। आर पार मतलब, एक मिनट, मैं फ़ोटो ही दिखा देता हूँ। हाँ देखो, ये जो फिश के आँख देखो कैसे ट्रांसपेरेंट है, मतलब ट्रांसपेरेंट मतलब आर पार देख पा रहे हैं हम लोग इसके आँख के अंदर क्या है, कंप्लीटली नहीं पर हाँ देख पा रहे हैं, तो इसे ही ट्रांसपेरेंट आईलिड्स बोलते हैं, नथिंग एल्स। तो अभी हम यही स्टॉप करते, आगे का बाद में करेंगे।